मेरा एक स्ट्रेटजी नहीं थी पूरी अच्छे से कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ये पढ़ना है। रैंडमली कुछ भी वीडियोस यूट्यूब पे उठा के कुछ भी पीडीएफ सॉल्व करने लग जाता था मैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जितने मोटी किताब है उतने मोटे ही उनके नोट्स हो जाते हैं। किस तरीके से स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाए जाए? आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट अगर आप दिन में पढ़ोगे फिर आप प्रेशर आएगा, जो कि मुझे आया इनिशियली। कैसे वो अंदर मोटिवेशन आता था जज्बा नहीं भाई कि तुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, तुझे पढ़ना है 8 घंटे। तो मैथ्स और इंग्लिश में डेली पढ़ता था और रीजनिंग और जीएस में ऑल्टरनेट पढ़ता था। 15 मिनट में उनको 25 क्वेश्चन करने, राइट। तो स्पीड को कैसे बनाया आपने? कैसे क्या क्या ऐसे अलग ड्रिल थी जो आप कर देते, एक्टिविटीज़ थी? आप स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, एक प्लान बना के चलो आप, डेली टारगेट्स वगैरह। मैंने वो पहले टाइम में नहीं करा था। रूटीन पे बहुत डिस्कशन होता है कि 8 घंटे पढ़ें, 9 घंटे पढ़ें, तो कैसे प्रॉपर रूटीन बनाओ? हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ सुमित भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2025 से सिलेक्टेड है और आप सभी लोगों में मोस्टली लोगों की ड्रीम पोस्ट रहती है जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते थे पहले इसको, जिसमें 3 स्टार आपको दिए जाते हैं। एक वर्दी होती है, उस वर्दी का जो मोटिवेशन होता है छात्रों में, जो लाइब्रेरी में हज़ारों छात्र बैठकर पढ़ रहे हैं, कई एस्पिरेंट्स हैं जो फोटो भी लगा के रखते हैं, वॉलपेपर भी लगा के रखते हैं कि एक दिन उनको वर्दी मिलेगी। तो वो पोस्ट सुमित भाई को मिल गई है। इनका भी ये ड्रीम था कि एक दिन ये वर्दी में बैठे हो। तो आज इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसा इनका ये सफ़र रहा एसएससी सीजीएल का। इनका ये दूसरा प्रयास था और पहले प्रयास में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ एसएससी सीजीएल का। तो आप जान सकते हो कैसे इन्होंने पूरी तैयारी करी होगी। वो पहले अटेम्प्ट के बाद प्रीलिम्स ना होने के बाद इन्होंने पूरी रणनीति अपनी चेंज करी होगी, चीज़ें देखी होंगी क्या गलतियां रही हैं, कैसे और सुधार करके और फाइनली 2025 में उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो होलसम एक जर्नी आपको मिलेगी, एक स्ट्रेटजी मिलेगी कि कैसे तैयारी करनी है एसएससी सीजीएल की, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे अपने एक रूटीन बनाना है ताकि आप भी जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ। तो सुमित भाई, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार आप अपनी मुंह ज़बानी अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए। मेरा नाम सुमित वर्मा है। मैंने एसएससी सीजीएल 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1463 हासिल करी है और मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है आरजीपी यूनिवर्सिटी भोपाल से। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था सीजीएल का। पहली बार में जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट फिर वही स्ट्रेटजी वगैरह चेंज करी मैंने, फिर ऑफलाइन कोचिंग भी करी, उससे फिर काफ़ी बेनिफिट हुआ और अभी आपके सामने बैठा हूँ। ओके, तो मेरा फेवरेट सवाल, मुझे सुन के काफ़ी अच्छा भी लगता है उसका आंसर, कि जब रिजल्ट आया वो सेलिब्रेशन कैसे रहा आपका? किसने आपको बताया या फिर आपने किसको बताया सबसे पहले? कैसा रहा पूरा दिन? रिज़ल्ट एक्चुअली जब आया तो हम लोग ऐसे ही बैठ के चिल कर रहे थे घर पे कि सोच रहे थे कब आएगा कब आएगा, बट फिर अचानक से आया। सबसे पहले तो मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी रिज़ल्ट आ चुका है। फिर मम्मी ने बोला कि देख देख क्या क्या हुआ क्या हुआ। फिर हमने साथ में चेक करा तो फिर मैं B04 लिखा था, उस पर जो पोस्ट नहीं लिखी होती, उस पर कोड लिखा होता है। मैंने बताया मम्मी जीएसटी इंस्पेक्टर। तो मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब वो 7 क्लास पन भी थी। फिर मैंने दूसरा अपने फिर पापा को कॉल करा। फिर उन्होंने बताया, मतलब पापा थोड़े रहते हैं थोड़े कम एक्सप्रेसिव, बट हाँ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है ये वो। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया, साथ में रिजल्ट चेक करा हमने, फिर बताया मेरे रिलेटिव्स को। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग में बताया सर को कि सर ऐसा ऐसा। फिर काफ़ी मतलब वो मैं अंदर सिंक इन नहीं हुई मेरी। पहले तो एक दिन तक तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं बन चुका हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, आ चुका है रिजल्ट। बट फिर थोड़ा टाइम लगा, 1 आध दिन लगे, 2 दिन लगे उसको करने में। कितनी मिठाइयाँ खाई उस दिन? उस दिन तो काफ़ी ऐसे गिनती नहीं की उस दिन। ओके, ऐसा था कि रसगुल्ले खाने हैं, मतलब जब आएगा तो उसी बहाने खा भी लेंगे। ओके, चलिए अभी ना एसएससी सीजीएल का ये इंट्रोडक्शन कैसे हुआ एसएससी सीजीएल से आपका? कब पता चला कि एसएससी सीजीएल एग्जाम होता है, वहाँ पे एसएससी पोस्ट होती है? कैसे तैयारी शुरू हुई आपकी? सीजीएल में एक्चुअली मेरे एक चाचा पोस्टेड है। तो उन्होंने मुझे, जब मैं बीटेक कर रहा था तो 4th ईयर उन्होंने मुझे बताया कि एसएससी सीजीएल का एक एग्ज़ाम होता है। और मैं उस टाइम डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, अगर तुझे तैयारी करनी है तो तू एक बार देख ले। तो फिर मैंने बात मानी और फिर मैंने देखा कि सिलेबस काफ़ी सेम था। मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं था और वहाँ पे डिफेंस में एसएसबी इंटरव्यू होता है तो थोड़ा टफ होता है वो। तो फिर मुझे लगा कि एसएससी अप्रोचेबल है थोड़ा। फिर मैंने प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करी। तो पहले जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उतना सीरियस नहीं था मैं उसको लेके। तो मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन करी, रैंडम वीडियोस वगैरह देख के। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा। बट फिर प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब मेरा एवरेज बिलो एवरेज ही था प्री मेरा। बट फिर उसके बाद हम जब इंदौर शिफ्ट हुए, फिर मैंने सीएमसी इंदौर करके कोचिंग है वहाँ उसे ज्वाइन करा। वहाँ से मुझे गाइडेंस मिला, तो फिर वो एक फ़्लो बन गया, एक कंसिस्टेंसी आ गई मेरी प्रिपरेशन में कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है।
फिर उस हिसाब से चीज़ें होती गई। ओके, तो 24 वाला आपका पहला अटेम्प्ट हुआ, जी। राइट? जी। क्या रहा उस अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बताओ, क्या आपको लगता है कि क्या कमियां रह गई उस अटेम्प्ट में? कमी तो मेरी सबसे पहले ये थी कि मेरा एक स्ट्रेटजी नहीं थी पूरी अच्छे से कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ये पढ़ना है। रैंडमली कुछ भी वीडियोस यूट्यूब पे उठा के कुछ भी पीडीएफ सॉल्व करने लग जाता था मैं, तो वो मुझे लगा सबसे बड़ी गलती थी मेरी उस प्रिपरेशन में। फिर मैंने बहुत लाइटली लिया था उस एग्ज़ाम को, मुझे लगा था कि हाँ ठीक है निकल जाएगा, जैसा भी है देख लेंगे। बट फिर वो, और फिर मेरा जब 2024 में मैं फ्री हुआ था अपने बीटेक के पेपर से, तो वहाँ पे फिर मेरे पास 3-4 महीने थे प्री को लेकर, तो शायद वो टाइम इनफ नहीं था मेरे लिए, उसमें फिर मैं भटक गया इधर उधर में, तो फिर वो मेरा अटैम्प्ट ख़राब हो गया। ओके, तो इस पॉइंट पे क्या सजेशन होंगे आपके नए एस्पिरेंट्स के कि क्या गलती नहीं करनी उनको? एक मतलब अगर जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहला अटैम्प्ट है जिनका, तो ये है कि अपनी एक स्ट्रेटजी बना के रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। रिसोर्स अगर कम होंगे, क्योंकि मेरा ये था फंडा था कि मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, रिसोर्स कम रख के रिवीजन ज़्यादा करो, क्योंकि आप स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, एक प्लान बना के चलो आप, डेली टारगेट्स वगैरह। मैंने वो पहले टाइम में नहीं करा था, तो इसलिए मुझे फिर सक्सेस नहीं मिली उसमें। और मैं यहाँ पे मैं खुद एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करने आते हैं वो फ्री रिसोर्सेज के चक्कर में बहुत भटकते हैं। यूट्यूब पे जो रेवड़ियाँ बांट रहे होते हैं टीचर्स, अपने अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, ये गिफ्ट है वो गिफ्ट है, वो मैं आपको बता दूं उनके कोर्स को सेल करने का, कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए यूट्यूब पर वो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो इनफ नहीं है आपके लिए। हो सकता है इनफ है, लेकिन वो उस सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपका भी एक मोटिवेशन बना नहीं रहता है कि भाई कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, इसमें समय बहुत चला जाता है। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि वो 1000-2000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए वो भी बहुत टफ है, बट वो कहीं ना कहीं से अगर जुगाड़ कर लें कैसे भी करके, तो वो समय बहुत बचा लेंगे अपना। जैसा कि सुमित की जर्नी में हुआ कि 24 वाला अटेम्प्ट इनका खत्म हो गया, मतलब खराब चला गया। अगर एक तभी किसी का पेड बैच लेकर प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी कर रहे होते तो आई होप कि इनका 24 वाला हो जाता अच्छे से, तो वो गलती आपको नहीं करनी। ओके, अभी जैसे मैं 25 वाले की बात करूँ, तो आपने अपनी तैयारी बिल्कुल सीरियस शुरू करी, तो कैसा एक रूटीन बनाया आपने? रूटीन पे बहुत डिस्कशन होता है कि 8 घंटे पढ़ें, 9 घंटे पढ़ें, और कैसे सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, तो कैसे प्रॉपर रूटीन बना के? सबसे पहले तो जब मैंने मेरा अटेम्प्ट को खत्म हुआ, तो 2024 के नवंबर में मैंने डिसाइड करा था कि मुझे कोचिंग करनी है, पेड लेना है कुछ बैच या फिर कुछ भी। तो मैंने सबसे पहले तो सोशल मीडिया से मैं दूर हो गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम वहाँ पे जाता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया। 1 साल की मैंने बोला कि सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद मैं इंदौर में आया, तो फिर मैंने पापा से बात करी, भाई से डिस्कस करा कि कोचिंग करनी है एसएससी की। तो फिर हमने पता करा, तो सीएमसी इंदौर करके कोचिंग है अपने इंदौर में, तो वहाँ पे हमने पता करा। फिर उन्होंने बताया कि हाँ 1 साल में हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। फिर मुझे लगा कि अगर कोचिंग आएगी तो फिर उससे कंसिस्टेंसी आएगी, और हम लोग थोड़ा सीरियसनेस रहेगी हमको कि हमने पैसे दिए हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा, तो फिर वैसी चीज़ें। तो फिर हमने कोचिंग अच्छे से करी, और रूटीन का ऐसा था कि हाँ 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ाई करी। और जैसे हमारा घर भी पास ही में, तो हम वहाँ ज़्यादा रुके नहीं। 1-2 दिन शादी भी होती थी, तो हम 1-2 दिन में, या फिर कोई फंक्शन होता था तो 1-2 दिन में वापस आ जाते थे। पापा ने बोल रखा था कि नहीं अभी रहने दो जाना इधर उधर, और पहले इस पर फोकस करो एग्जाम पे। हमारा भी वही था कि यार अगर 3-4 दिन के लिए दूर हो गए पढ़ाई से, फिर वो 4 दिन वेस्ट नहीं हुए, एक्चुअली वो 6-7-8 दिन वेस्ट हो गए, क्योंकि आने जाने में टाइम जो लगता है वो, फिर उसके वो कैचअप करने में फिर बहुत वो होता है चीज़ें। तो फिर 6 से 7 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करी। और सब्जेक्ट का मैनेज का एक्चुअली मैंने, हमारे सर ने बोला था, गौरव सर करके हैं, तो उन्होंने बोला था कि आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट अगर आप दिन में पढ़ोगे फिर आप प्रेशर आएगा, जो कि मुझे आया शुरू इनिशियली, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था 4 सब्जेक्ट। फिर सर से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि 3 सब्जेक्ट आप लेके चलो। तो मैथ्स और इंग्लिश में डेली पढ़ता था, और रीजनिंग और जीएस में ऑल्टरनेट पढ़ता था। जीएस मुझे इसलिए ऑल्टरनेट पढ़ता था कि मुझे था कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने सीडीएस और एफकेट भी दिया था, मुझे प्रिपरेशन करी थी मैंने उनकी, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई इसमें। तो ये चीज़ थी। और फिर जब प्री क्लोज आया तो फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने चालू किए। मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, फिर मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट चालू किए। मुझे लगता था कि यार मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, फिर मैंने वो पूरा टॉपिक पढ़ लेता था। मेंस में मैंने सेम चीज़ करी। मेंस में मैंने ज़्यादातर मॉक टेस्ट ही लगाए, उससे बहुत बेनिफिट हुआ। कितने मॉक टेस्ट लगा दिए लगभग आपने? मतलब मैंने प्री जब आया तो मैंने 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट लगाता था मैं, दिन में 3 से 4, तो मैंने प्री के कम से कम 150 तो लगाए होंगे मॉक टेस्ट। और मेंस के मैंने लगाए थे, हाँ ये अराउंड 80-90 मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने मेंस के, क्योंकि मॉक टेस्ट मेजर रोल प्ले करता है। बहुत काफ़ी मॉक टेस्ट तो फ्री भी अवेलेबल थे, जैसे ऑली बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है, ये सब, और आरबीई है। तो ये चारों के क्या फ्री मॉक आते थे हर वीक में, तो हम वो लगाते थे प्रिपरेशन चेक करने, और वो मॉक सभी देते थे सारे एस्पिरेंट्स। तो हमें पता चलता था कि हमें रैंक अभी फिलहाल कहाँ है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुई।
ओके। अभी जैसे मैं बात करूं सब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पर आऊं, उससे पहले आपका जो वर्दी को लेकर इतना प्रेम जो हाँ। है ना, वो कैसे आया कि भाई यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म वाली जॉब लेनी है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इसके प्रति कैसे रुझान था? मेरे पिताजी जो है वो सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर है, अभी चेन्नई एयरपोर्ट पे पोस्टेड है, तो मैंने बचपन से देखा था उनको यूनिफॉर्म में। तो मेरा एक शुरू से मोटिवेशन था कि मुझे वर्दी पहननी है, भले ही वो आईपीएस के फॉर्म में हो या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर। तो फिर जैसे जैसे चीज़ें बनती गई तो मुझे लगा कि यार मेरे सीजीएल का रीज़न यही था कि मुझे वो चाहिए थी वर्दी। मेरा ड्रीम ही वही था, ड्रीम पोस्ट थी मेरी वो। ओके। अभी जैसे अगर मैं स्टडी रूम की बात करूँ, आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे या फिर स्टडी रूम घर पे पढ़ते थे आप? और स्टडी रूम के आसपास कैसे आपने कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगाए थे, कैसा था? जैसे बहुत सारे बच्चे ड्रीम अपना लगाते कि रैंक 1, ये सारा कुछ। मैंने घर पे ही प्रिपरेशन करी थी, रूम था हम लोग का, तो मम्मी भी साथ रहती थी, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं आई, सब कुछ वहाँ पे ऐसा रेडीमेड मिल जाता था हमको। घर पे ही पढ़ाई करी, और मोटिवेशन तो ज़्यादा नहीं चिपकाया था मैंने, बट जैसे चिपकाते अपन वो पढ़ने वढ़ने की चीज़ें, मैप वगैरह, वो ज़्यादा थे। बट हाँ, एक था कि नथिंग लेस देन 3 स्टार ऐसा लिखा हुआ था मैंने अपने सामने उसके। ओके ओके। चलिए, अभी मैं जैसे प्रिपरेशन पे प्रॉपर आऊँ, तो कैसे आप मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कुछ कंटेंट आपने देखा, राइट? जी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन को कैसे मैनेज करा आपने? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऑफलाइन पर रिलाई करते हैं और ऑफलाइन वाले टीचर ही बोल रहे होते हैं कि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा होता है वहां से। बट ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं उनका टाइम उधर ज्यादा चला जाता है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि भाई ठीक है, ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और चीज की नीड है तो हम ऑनलाइन ले लेते हैं, किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, किसी का बैच ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कहीं से। तो इसको कैसे मैनेज करा आपने? मेन जो मेरी स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन जो थी वो लिमिटेड थी मेरी, जो ऑफलाइन कोचिंग थी। बट जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टाइम एंड वर्क नहीं हुआ है कोचिंग में, एक चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं उसको फिर यूट्यूब पे देख लेता था 1 शॉट में। या फिर अगर मुझे पेड बैच चाहिए होता था तो मैंने किसी दोस्त को बोल दिया कि यार तेरे पास बैच है तो मुझे दे दे, या फिर मैं एक लेक्चर देख लेता हूँ, या फिर मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ वहाँ से। तो मैंने वैसे मैनेज करा था। मैंने, हाँ, सोर्स मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने लिमिटेड ही रखा था। एक मेरा ऑफलाइन सोर्स ही था कोचिंग का। उसके अलावा जब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे रीजनिंग शायद समझ में नहीं आ रही कोचिंग से, तो फिर मैं शिफ्ट करता था इधर ऑनलाइन पे। बट एज फार एज ये कंसर्न है तो कोचिंग से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था मेरा। ओके। अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ की, अगर कोई बच्चा मैथ में फंस रहा है और या फिर बिगिनर है, अभी एसएससी की तैयारी में आया है, मैथ समझ में नहीं आ रहा उसको, कैसे एक मैथ की स्ट्रेटजी बनाए प्रॉपर कि 1 साल में उसका अच्छे से सिलेबस हो जाए? मेरी स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊँ तो वही मैंने जो बताया कि ऑफलाइन कोचिंग से थी मेरी। बट फिर मैंने, जब मैं 2024 वाला अटेम्प्ट दे रहा था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मुझे 25 वाले अटेम्प्ट में बहुत काम आई। तो अगर ऐसे मैं बिगिनर था तो मैंने वही था जो कोचिंग में बताया, वही मैंने करा। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करी। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा उसके फिर मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लगाए। फिर एक ये स्ट्रेटजी थी जो सब लोग बोलते हैं, एस्पिरेंट मास्टर स्ट्रोक रहता है कि आप, जैसे आपका परसेंटेज चैप्टर खत्म हुआ तो आप उसका एक टॉपिक वाइज मॉक लगा लो, तो उससे बहुत हेल्प होती है। तो जो बिगिनर होते हैं वो यही है कि जो चैप्टर्स आप पहले अप्रोच कर सकते हो, आपको अप्रोचेबल लगते हैं, वो आप जहाँ से भी पढ़ते हो, कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर आपने बैच लिया हुआ है या फिर कोचिंग में, तो आप वहाँ से करो। फिर उसके बाद आप टेस्ट जरूर लगाओ उसका। फिर आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होती है। ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़्यादा, हाँ। ओके। अभी जैसे स्पीड की बात करूं, एसएससी में ऑलरेडी स्पीड का ही गेम था सारा कुछ, जी बिल्कुल, है ना। अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो और प्रेशर आ रहा है बच्चों पे, 15 मिनट में उनको 25 क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो स्पीड को कैसे बनाया आपने? कैसे, क्या क्या ऐसे अलग ड्रिल थी जो आप करते थे, एक्टिविटीज थी? एक ये था मेरा स्ट्रेटजी, मेरी ये थी मैथ्स की स्पीड को लेके कि मैं सुबह 10-15 मिनट कैलकुलेशन करता था। मतलब कुछ भी रैंडम लेके 284 इंटू 897 ऐसी कुछ कैलकुलेशंस करता था। तो उससे मेरे को बेनिफिट ये हुई कि मेरे टेबल्स रिवाइज हो गए। फिर मैंने टेबल्स याद करे थे 1 से 30 तक, और फिर जो क्यूब होते हैं, क्यूब वगैरह और फिर स्क्वायर वगैरह, वो सब मैंने याद कर रखे थे। मैंने चिपका भी रखे थे स्टडी टेबल पे कि जब नीड होती तब देख लेता था। तो एक वो चीज़ करी थी मैंने। फिर मैंने आपको बताया कैलकुलेशन, वो मैं करता था। फिर आज एक मैथस्टर करके ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करी थी 10-15 मिनट, जब भी क्लास के बीच में जब भी मुझे गैप मिलता तो मैं वो करता था। ओके। रिवीजन आपका कैसे करते थे? कैसे नोट्स बना रखे थे? कितने पेजेस के नोट्स थे? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जितने मोटी किताब है उतने मोटे ही उनके नोट्स हो जाते हैं, तो ना वहाँ से रिवीजन हो रहा है ना यहाँ से रिवीजन हो रहा है। किस तरीके से स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाए जाए? नोट्स, जैसे कोचिंग में चैप्टर होता था, वहाँ पे वो पहले थ्योरी बताई, फिर क्वेश्चंस लिखवाए। तो मैं ये करता था कि नोट्स तो लिख लेता था और क्वेश्चन में घर जाके नोट करता था। फिर नोट्स मेरे बहुत कंसाइज होते थे, मैं एकदम बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाता था। मैथ्स के तो मैंने बहुत ही, मतलब मैसी नोट्स थे मेरे बहुत ज़्यादा। बट हाँ, ये चीज़ थी कि जब मुझे जरूरत पड़ती थी किसी कॉन्सेप्ट को विजिट करने की, तो मैं वही नोट्स खोलता था अपने, वहाँ से पढ़ता था।
मैंने एकदम मतलब सारा कुछ नहीं लिखा था नोट्स में कि ये सब चीज़ें, बट हाँ जैसे मुझे लगता था कि मेरी लैंग्वेज में ये चीज़ मेरे को ऐसे समझ आएगी तो मैं उसे वैसे लिखता था। ऐसा नहीं कि वो किताबी लैंग्वेज में लिखता था, मैं अपनी भाषा में लिखता था उसको मैं। ओके। अभी जैसे इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे डरते हैं इंग्लिश से, हाँ। क्योंकि बहुत सारे एवरेज बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, जी। स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई होती है, तो इंग्लिश को सोच कर बहुत डर जाते हैं, हाँ। है ना। इससे पहले तो बच्चे तैयारी नहीं करते थे, जब डिस्क्रिप्शन पेपर होता था बहुत सारे बच्चे वहीं आउट हो जाते कि डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश है उसकी, कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करे हो? इंग्लिश को वैसे तो बेसिकली 3 उसमें डिवाइड करा हुआ है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो वोकैब तो मैंने जो सब करते हैं वही मैंने करा था कि रटी थी मैंने। 3 चीज़ें मैंने करी थी, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम्स। तो ये मैंने यूट्यूब से ही करे थे। मेरा मेन वो था इनके लिए यूट्यूब, क्योंकि कोचिंग में भी आपको 100-200 पढ़ाएंगे फिर, बट वो फिर आपको इन द एंड पूरी वोकैब नहीं पढ़ा सकते आपको, तो करनी वोकैब खुद से ही होती है। तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी उसकी। रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, मैंने उनसे लिखा था वो कैब। फिर मैंने बाद में जब मेरा प्री हुआ तो फिर मुझे एक फोमो हुआ कि मैंने ब्लैक बुक नहीं खरीदी है, तो मैंने वो खरीदी, बट उससे मैंने सिर्फ वन वर्ड करे थे सारे 1800 जो उसमें 2000 शायद है, तो मैंने वो सिर्फ कर पाया था। मेरे पास टाइम नहीं था उतना करने का, तो मैंने वो करा था वो कैब के लिए। और मैं वो कैब डेली रिवाइज करता था, आधे 1 घंटे रोज। मेरा शुरू में जब उठता था मैं सुबह, तो मेरा वो कैब का टाइम रहता था वो 7 से 8, तो मैं उसमें वो कैब पढ़ता था। ग्रामर के लिए मैंने बेसिक तो मेरा वहीं बना कोचिंग में। बाकी पहले मैंने जैसे बताया कि CDS और मैंने FCAT की प्रिपरेशन करी थी, तो CDS जर्नी का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से मैंने रूल्स वगैरह देखे थे, बेसिक मेरा वहाँ पे तैयार हुआ था। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो मैंने पढ़ा था। फिर मैंने 4-5 किताबें भी पढ़ी थी, उनको रिपीट मोड पे पढ़ा था मैंने, तो उससे मुझे कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी हेल्प हुई। फिर जो मेरी कोचिंग की उन्होंने बुक दी थी मुझे, वहाँ से मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करे, तो उससे मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे, PQRS और क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें दिक्कत आती है, मैंने वो बहुत लगाए थे, बहुत सॉल्व करे थे उसको, तो वहाँ से हेल्प हुई मुझे इंग्लिश। ओके। वोकैब जैसे आपने रानी मैम का कोर्स बताया यूट्यूब पे, समुद्र मंथन करके शायद को, हाँ, समुद्र मंथन से पढ़ा तो था। वो आपने पढ़ लिया, और वोकैब आपने वन वर्ड आपने ब्लैक बुक से करा था। तो इतना सफिशिएंट अगर कोई बच्चा करे तो? मोर देन सफिशिएंट है। मैंने जो मैंने बताया कि वोकैब मैंने PYQ बेस करी थी पूरी, 2020 से 25 तक की। मैंने वो मल्टीपल रिपीट होती है एग्जाम? हाँ, बहुत मतलब 80% तो रिपीटेशन ही आता है, 10-15% नए वर्ड्स आते हैं, तो मैंने उसको रिपीट मोड पे करा था कि मुझे पहले 20 से 25 तक की सारी वोकैब जितनी भी एग्जाम्स में आई है वो देनी है, वो करनी है, वो याद करनी है मुझे रेगुलरली। तो मेरा वैसा चलता था कि मैं यूट्यूब वाली रिवीजन कैसे करते थे? PDF था या नोट करी थी? नहीं, मैंने नोट्स बनाए थे इंग्लिश के प्रॉपर, वोकैब के। एक कॉपी पूरी मैंने बनाई थी 200-300 पेज की, तो वो मेरी भर गई थी, उसको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था। GK GS की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा स्कोर जानना चाहूंगा, मैं मिस कर गया शुरुआत में कि स्कोर क्या रहा आपका जी। अगर आपको याद हो, इंग्लिश, मैथ, इन सब में। प्री या मेंस? मेंस का मेरा था, मैथ्स में 79 मार्क्स थे, और रीजनिंग में 83, इंग्लिश में 123 थे मेरे, और GS में 57। ओके। तो GK GS की अगर स्ट्रेटजी बताओ तो? GK GS जैसे मैंने बताया कि CDS का एक बेस बना हुआ था मेरा, और उसके बाद फिर जो ऑफलाइन कोचिंग थी वहाँ से जो नोट्स मिले मुझे, मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा, लेकिन तब भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से कि मैं 50+ स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने PYQs देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के, तो उसमें मेरे 40, 39 ऐसे नंबर आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैंने परमार सर की लिटिल बॉय है वो खरीदी, उससे प्रैक्टिस करी मैंने। बट मैंने अपने जो जैसे GS में होता है कि हम सारे सब्जेक्ट, जो उसमें 7 सब्जेक्ट है तो सारे पढ़ने का देखते हैं हम, बट मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मैंने 4 जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको मैंने पहले प्रिपेयर करा, तो ये मुझे इनका कंटेंट सारा कोचिंग से मिल गया था, तो मैंने पहले इनको चारों प्रिपेयर करा, और मैंने इनके नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा। मेरा फेवरेट इकोनॉमिक्स था, तो मैंने उसके जो मेरे नोट्स थे मैंने उनको 8 से 9 बार रिवाइज किया था मेन से पहले। फिर मैंने क्वेश्चंस लगाना चालू किए, फिर मुझे कुछ नया लगता था तो मैं अपने नोट्स में रिवाइज कर लेता था, उसको लिख लेता था। फिर साइंस मैंने कम पढ़ी, मैंने बायो पे ज़्यादा फोकस करा, और करंट अफेयर्स भी कोचिंग के थे तो मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा। ओके। करंट अफेयर कितने टाइम तक का करा? मैंने 2025 के मार्च से लेके तो फिर दिसंबर तक करा था। करंट अफेयर कैसे करते हैं, मतलब क्या अभी क्या डीपली थोड़ा पूछ लेते हैं जैसे UPSC टाइप है, तो या फिर कैसे करा करंट अफेयर को, कैसे समझते थे पूरा? मैं वही करता था कि जैसे सर ने पढ़ाया, कोचिंग में PDF आती थी उसकी, तो मुझे PDF से पढ़ना उतना सूटेबल लगता नहीं था, तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के, उसमें मैंने लिखता था। मैं डेली करंट अफेयर करते थे? मैं हर 3-4 दिन में रिवाइज करता था करंट अफेयर्स पूरी। चलिए अभी रीजनिंग के बारे में थोड़ा और बताओ, आपकी रीजनिंग कैसी थी शुरुआत में, फिर कैसे रीजनिंग को अच्छा करा? रीजनिंग तो मतलब मेरी उस टाइम 24 में एवरेज ही थी मेरी रीजनिंग। फिर जब मैं कोचिंग में आया तो हमारे सर ने बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाई, फिर वहाँ पे मैंने रीजनिंग जैसे मेरी खत्म हुई तो मैंने एक चीज़ जो फॉलो करी कि मैं उसके 2 से 3 सेक्शनल मॉक रोज़ लगाता था, मतलब रोज़
2 मेरे फिक्स थे रोज सेक्शनल मॉक, तो उसमें मेरे 40 प्लस आ जाते थे नंबर, 45 प्लस ऐसे। तो फिर मेरे को 2-3 चैप्टर में डाउट भी था, सिलॉग वगैरह और ये कैलेंडर डाइस वगैरह इनमें। फिर मैंने बाद में वन शॉट वगैरह देख के कवर कर लिया, बट हाँ ये रहा कि मैंने वो क्वेश्चन ज़्यादा लगाए उसके, और सेक्शनल मॉक मैंने ज़्यादा लगाए। ओके, आपके कोचिंग में कितने बच्चे थे जब आप तैयारी कर रहे थे? मतलब कोचिंग आपकी क्लास में कितने बच्चे थे, मतलब एसएससी के जो बैच था आपकी कोचिंग में कितने बच्चे थे वहाँ पे? ऑलमोस्ट 200 के आसपास का बैच था। 200। कितनों का सिलेक्शन हुआ होगा लगभग? 24 का हुआ है शायद, 24 अभी तो मुझे याद है, हाँ 24। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ, बाकी 24 बच्चे और हुए, अगर उनके बारे में थोड़ा बता पाओ, या फिर आपके बारे में बताओ कि आपकी ऐसी क्या हैबिट थी या फिर ऐसी क्या क्वालिटीज थी आपके अंदर कि आपका सिलेक्शन हो गया, बाकी बच्चे अभी भी मेहनत कर रहे हैं और लाखों बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं अच्छा स्कोर करते हैं कई बार, बट उनका लक साथ नहीं देता, 2 साल 3 साल हो गए। आपको क्या लगता है ऐसे क्या एक एस्पिरेंट के अंदर हैबिट होना चाहिए, या फिर वो डेवलप करे अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी वो सिलेक्शन ले पाए? पहली तो ये थी कि कंसिस्टेंसी, मतलब मैं बहुत कंसिस्टेंट था थ्रू आउट प्रिपरेशन में। मुझे थॉट्स भी आए थे ऐसे कि क्या होगा, मतलब जैसे आपको लो फील होता है कभी कभी, बट फिर पापा का मम्मी का बहुत सपोर्ट था, टीचर्स का बहुत सपोर्ट था कोचिंग से, कि वहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते थे तो पता चल जाती थी। तो ये था कि मैं कंसिस्टेंट था, और बाकी अपनी प्रिपरेशन को चेक कर देता था मैं, हर बार की टेस्ट दे के मैंने चेक कर लिया कि मैं कितना कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ से काफ़ी हेल्प हुई मुझे। ओके, अभी जैसे डिस्ट्रैक्शन की बात करें, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं। ऑफलाइन में ज़्यादा होता है ऐसा, ऑनलाइन में भी होता है कि रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया और यूज़ कर रहे हैं। आपने बताया जैसे आपने बंद कर दिया था ये सब, है ना, कई बार बीच में चालू भी करा होगा? नहीं नहीं करा आपने पूरा 1 साल? हाँ, मैंने जब रिजल्ट आया मेंस का तो अच्छा खासा, मतलब तो फिर मैंने उसके बाद इंस्टाग्राम चालू किया, मतलब आंसर की के बाद। आई थॉट कि अब हो चुका है, शायद अब नहीं है कुछ ज़्यादा, तो मुझे लगा कि थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल हो गया था मुझे, 1 साल और 2-4 महीने कुछ, तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था कुछ। ओके ओके ओके। मुझे थोड़ा ऑफलाइन में जाते हैं तो दोस्ती यारी में फंस जाते हैं बच्चे, है ना? कई सारे दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, चाय पीने में समय निकाल रहे हैं, घूमने में निकाल रहे हैं। तो कैसे बच्चे इस डिस्ट्रैक्शन से, कैसे वो अंदर मोटिवेशन आता था, जज्बा नहीं भाई कि तुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, तुझे पढ़ना है 8 घंटे? मतलब हमने भी कोचिंग में दोस्त हमारे भी थे, बहुत सपोर्टिव दोस्त थे हमारे, सारे पढ़ने वाले थे, तो उनसे ये रहता था कि वो हमेशा एक देते थे आपको फीडबैक कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो उस तरह से था। और ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे कोचिंग में, बट थे, हमारा ग्रुप था। तो चाय पीने का, जैसे आपने बताया कि चाय पीने चलते हैं, तो रहता था कि हाँ 1 चाय पियेंगे दिन में, ज़्यादा नहीं करेंगे, और वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5-6 मिनट 7 मिनट, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कभी कभी आपको। तो उस तरह से था, और यही था, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, मेन वही था, 1 साल पूरा वही चला। ओके तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं उस टाइम पे जब हम सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, या फिर आप कोई भी काम सीरियस कर रहे हो। जैसे मैं जिम स्टार्ट करी अभी मैंने, तो इससे पहले मैं जंक फूड बहुत खाता था। जैसे जब जिम स्टार्ट करी तो 2 महीने होने के बाद अब मेरे अंदर ऐसी चीज़ आ रही है कि यार ये लोग कैसे खा लेते हैं इतना गंदा फूड, मतलब मेरे अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मैं उनको समझाऊं जाके क्यों खा रहे हो, है ना। तो ऐसा जब आप तैयारी कर रहे थे ऑफलाइन कोचिंग, तो आपके मन में भी आता होगा कि यार क्यों आवारागर्दी करते रहते हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे ये लोग, है ना, क्यों एक झुंड बना के खड़े होते हैं। तब तो आप नहीं कह पाए, अब आप सिलेक्टेड हो, है ना, अब आपकी बात सुनेंगे बच्चे। तो आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो इनिशियल लेवल पे बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं? क्या ऐसी नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, पहला तो आपने जैसे बताया कि वो ग्रुप झुंड बना के खड़े होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। मैंने ये चीज़ देखी थी प्रिपरेशन के दौरान, बट मुझे लगता था कि एटलीस्ट मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियसली आप कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको थोड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी, जैसे मैंने करी थी। तो आप ग्रुप बनाओ, लेकिन उसमें आप बातें पढ़ाई की करो। जैसे मैंने बताया कि मेरा ग्रुप पढ़ाई वाला था, तो सब पढ़ाई, मतलब फीडबैक भी पढ़ाई का रहता था कि यार ऐसा ऐसा, उस टाइप से हम कभी कभी बीच में डिस्कस करते थे, करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते थे, तो उस तरह से था मेरा ग्रुप। फिर आपने बताया जैसे डिस्ट्रैक्शन वगैरह का, तो वही मैंने बताया, सोशल मीडिया मैंने बिल्कुल बंद कर रखा था, मेरा कोई करेक्शन नहीं था। मेरा ये था कि मुझे कोचिंग से जो मिल रहा था मैं वो कर रहा था, और मैं अपने प्रिपरेशन चेक कर रहा था, बस दैट्स इट। ओके, काफ़ी अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। लास्ट में आप इस पॉडकास्ट के क्या बोलना चाहोगे, इस प्लेटफॉर्म पर कैसा लगा आपको, हमारे साथ बैठ के कैसा एक्सपीरियंस रहा, या फिर लास्ट में कुछ छूट रहा है, कुछ मैसेज हैं, क्या बोलोगे ओवरऑल? मुझे पहले तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा पहला पॉडकास्ट है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जिस तरह से आपने बातें करी और जिस तरह क्वेश्चन पूछा आपने, तो मुझे आंसर देकर भी बहुत अच्छा लगा। और इन द एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसमें सीरियस हो जाओ। आप, मतलब आपके पास कोई और फिर ऑप्शन नहीं है, आप बैकअप ऑप्शन मत ढूंढो। आप जैसे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप फिर आपको दिखना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है आगे सीजीएल में। जैसे मैनिफेस्टेशन का एक मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने मैनिफेस्ट करी थी चीज़ ये,
जब प्रिपरेशन मैं करने आया था तो मुझे लगा था कि यार मैं बन सकता हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर। मैं घर में भी प्रैक्टिस करता था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा पॉडकास्ट में, या फिर जब अगर मान लो मेरी रैंक 1 आ गई तो फिर मैं क्या बोलूँगा उस टाइम। ऐसा था, मैंने वो चीज़ इमेजिन करी थी, तो शायद वो हो गया, वो सच हो गया मैनिफेस्टेशन मेरा। तो आप अपने आप को थॉट्स अच्छे लाओ आप कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अपने अपने प्रति आप वो रहो, ट्रू रहो, राइट। ऑनेस्ट रहो आप, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सुमित भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। सुमित भाई ने जैसे अपनी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको अपना गोल नहीं भूलना है। कोई भी एक्टिविटी आप करो, होती हैं चीज़ें, दोस्ती यारी भी करनी है जैसे इन्होंने भी करी, लेकिन आपके माइंड में जो आपने गोल बना रखा है वो धूमिल नहीं होना चाहिए, उस पर धूल ना चढ़ जाए। आप कोई भी चीज़ करो, दिन के आपके 7-8 घंटे पढ़ाई में जाए, उसके अलावा फिर आप चाहे खेलो कूदो पार्टी करो कुछ भी करो, लेकिन दिन का जो 8 घंटे हैं वो आपके गोल के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए और अपने प्रति ईमानदार भी रहना है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे आपने कैसे भी करके पढ़ाई कर ली, लेकिन जो स्टडी इफेक्टिव स्टडी आज थे वो 2-3 घंटे ही थे। तो स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करो और मेहनत करते रहो और सपने देखो, सपने सच होते हैं। भाई ने सपना देखा जीएसटी इंस्पेक्टर का, आज आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, बहुत कुछ टाइम बाद ही आपको वर्दी में भी दिखेंगे। ठीक है, नहीं आप इनके सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो गए तो मैं एसएससी फैक्ट्री पर लेके आऊँगा, यहाँ फिर से पॉडकास्ट करूँगा, आपको मिलवाऊंगा कि कैसा इनका एक्सपीरियंस था। ऐसे एसएससी फैक्ट्री चैनल से जुड़े रहो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, आप मुझसे बात करो, आप मुझे डीएम करो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है टॉपर बेंच के प्लेटफॉर्म पर, आप उस पर मुझे डीएम करो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा जुड़ा हूँ। बस आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, आपका भी एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।